क्यों कहा जा रहा है पनडुब्बी के हादसे को टाइटैनिक पार्ट 2? आखिर क्या हुआ पनडुब्बी में बैठे लोगों का? कौन थे आखिर पनडुब्बी में बैठे लोग? किस कंपनी की थी ये पनडुब्बी? कौन था पनडुब्बी का पायलट? आखिर क्या हुआ था इस पनडुब्बी के साथ? अगर आप भी दोस्तों इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो कहीं मत जाइए, इस वीडियो को एंड तक देखें। 10 अप्रैल 1912 की वो मनहूस रात जब नॉर्थ अटलांटिक ओशन में टाइटैनिक डूब गया था। जी हाँ, वही जहाज जिस पर टाइटैनिक मूवी भी बनी थी। उसी जहाज के बारे में एक बार फिर से आज दुनिया भर में चर्चा शुरू हो गई है। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनल्स और अखबारों तक में इसकी चर्चा चल रही है। 18 जून को एक पनडुब्बी समुद्र में उतरने का फैसला करती है। इसमें बैठे 5 लोग इस पनडुब्बी का हिस्सा बनते हैं जो कि समुद्र में दबे टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए जाते हैं। इनकी ये पनडुब्बी कनाडा के न्यू फ्यूनलैंड के तट से निकलती है और अटलांटिक महासागर में उतरती है। इन लोगों का मकसद टाइटैनिक के मलबे वाली जगह पर पहुंचना था। ये सबमरीन 3800 मीटर की गहराई में मलबे वाली जगह के पास जाने वाली थी। शुरुआत में सब इनके प्लान के मुताबिक हो रहा था और समुद्र में पहुंचने के बाद तक सभी सिग्नल्स वैसे ही काम करते थे जैसा कि इन्होंने सोच रखा था। लेकिन फिर इस सबमरीन का बुरा टाइम शुरू हो गया। पहले तो इस सबमरीन का कनेक्शन कंट्रोल रूम से टूट जाता है और फिर धीरे धीरे ये सबमरीन सबकी नजरों से कहीं गुम होने लगती है। ऐसा बताया जा रहा था कि यह सबमरीन 4000 मीटर की गहराई के पानी तक का वजन आसानी से सह सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बाद में सबमरीन की लोकेशन टाइटैनिक के मलबे वाली जगह पर देखने को मिली। पर कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था कि जैसे ये मंजिल से कहीं और ही भटक रही है। हम आपको बता दें, जिस समय पनडुब्बी डूबी थी उसके कुछ समय के बाद ये खबरें भी आई कि पनडुब्बी में सिर्फ 40 घंटे के लिए ही ऑक्सीजन बचा है। हालांकि पनडुब्बी के डूबने के बाद और उसके साथ हर तरह का कम्युनिकेशन ब्रेक होने के बाद ही कई देशों की टीमों ने सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिए थे। इस तरह करीब 18 जून से पनडुब्बी को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किए गए थे और करीब 22 जून तक यानी कि करीब 4 से 5 दिन तक ये सिलसिला चलता रहा। आखिर कई दिनों तक कई देशों की सर्च और रेस्क्यू टीमों की खोज के बाद आखिरकार 4 से 5 दिन बाद 22 जून को दोपहर के वक्त एक रिमोटली ऑपरेटेड अंडर वाटर व्हीकल को इस पनडुब्बी का कुछ हिस्सा मिला। लेकिन ये बात शुरुआत में कंफर्म नहीं थी कि ये टाइटन का ही मलबा है। लेकिन बाद में यूएस कोस्ट गार्ड और ओशन गेट कंपनी की तरफ से साफ किया गया कि जो हिस्सा मिला वो टाइटन का ही मलबा है। दोस्तों, इस हादसे में 5 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। आपको बता दें, इस हादसे में ओशन गेट कंपनी के सीईओ स्टॉकटन रश, शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद, ब्रिटेन के जाने माने बिजनेसमैन हामिश हार्डिंग और पॉल हेनरी भी थे। इस हादसे की चर्चा पूरी दुनिया भर में इसलिए हो रही है क्योंकि ये मामला सिर्फ पनडुब्बी के डूबने का नहीं है बल्कि हादसे में सवार जानी मानी हस्तियों से भी जुड़ा हुआ है। आपको बता दें, शहजादा दाऊद और सुलेमान ये दोनों जाने माने बिजनेसमैन थे। ये पाकिस्तान के रहने वाले थे और पाकिस्तानी प्रेस द्वारा इन्हें पाकिस्तान के सबसे रईस आदमियों में भी शामिल किया गया था। अगले जो हैमिश हार्डिंग थे, ये ब्रिटेन की एक विमान कंपनी एक्शन एविएशन के मैन हार्डिंग थे। इन्होंने बहुत सी यात्राएं की जिनमें दुनिया की सबसे गहरी खाई डीप चैलेंजर में भी उतर चुके थे। स्टॉकटन रश ये एडवेंचर ट्रिप को ऑर्गेनाइज करने वाली कंपनी ओशन गेट एक्सपीडिशंस के चीफ एग्जीक्यूटिव रहे हैं। पॉल हेनरी, जो मैंने आपको नाम बताया था, ये वही है जो 1987 में टाइटैनिक का मलबा निकालने टीम गई थी, उसमें ये भी शामिल थे। इन्हें मिस्टर टाइटैनिक के नाम से भी जाना जाता है। इन 5 की जब फंसने की खबर आई तो बाहर निकालने की कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन इतने बड़े समुद्र में आप सोच सकते हैं इतनी छोटी सी सबमरीन को ढूंढना एक समुद्र में सुई ढूंढने के बराबर था। बट अमेरिका, कनाडा और यूरोप के कई देशों ने अपने करीब 50 से ज्यादा सबमरीन पानी में इस पनडुब्बी को ढूंढने के लिए उतार दी। ये रेस्क्यू ऑपरेशन अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन रहा है। कोशिश बहुत सारी की गई, मेहनत बहुत की गई, पर रेस्क्यू टीम को एक सिग्नल के अलावा और कुछ भी जानकारी हासिल नहीं हुई। यहाँ तक कि दोस्तों, सोनार तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया। ये वो तकनीक है जिसके जरिए हम पानी के निचले हिस्से में होने वाली आवाज को पहचान सकते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना था कि अगर ये सबमरीन सी लेवल पर पहुंच गए तो इसको बचाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। दोस्तों, टाइटैनिक का जो मलबा है वो 4000 मील गहराई में मौजूद है और शुरुआत में सबमरीन ने 2 किलोमीटर की गहराई पूरी करने के बाद अपना कनेक्शन तोड़ दिया था। इसको बचाने के लिए अगर सबसे शक्तिशाली पनडुब्बी को मलबे वाली जगह पर अगर भेजा जाता तो वो चली तो जाती, लेकिन इस पनडुब्बी को जो जा चुकी थी उसको बाहर निकालना ये बिल्कुल बस में नहीं था। ऐसी मल्टीपल रीजंस हैं जिस वजह से इस पनडुब्बी का वापस जिंदा आ पाना, लोगों का बच पाना बिल्कुल ना के बराबर था। आइए बात करते हैं उन रीजंस के बारे में, आखिर क्यों इम्पॉसिबल था। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए। देखिए दोस्तों, सिर्फ 4 से 5 लोगों के बैठने की ही इसमें फैसिलिटी रखी गई थी। इतनी सारी फैसिलिटीज को देखते हुए भी पनडुब्बी को मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ा। इसमें बैठे 5 लोग अपनी मौत का पल पल इंतजार करते रहे। तलाश के दौरान टीम को कुछ आवाजें सुनाई दी और पता लगा कि ये पनडुब्बी से आने वाले सिग्नल की आवाज थी। इस उम्मीद की किरण को देखते हुए रेस्क्यू टीम इसे बचाने के लिए जुट गए, लेकिन कोई भी नामो निशान नहीं मिला। लेकिन 22 जून को इस पनडुब्बी को ढूंढ लिया गया, बट फ्रेंड्स तब तक ऑक्सीजन खत्म हो चुका था और 5 लोगों की मौत हो चुकी थी। इनके बच पाने के चांसेस इसलिए भी कम थे, जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑक्सीजन लिमिटेड थी और जहाँ पे ये गई थी वहाँ पे बहुत अंधेरा होता है उस जगह पे। यहाँ तक कि सूरज की रोशनी भी वहाँ पहुँचती नहीं है और पानी हद से ज्यादा ठंडा। साथ ही उस जगह पर पानी के दबाव की बहुत ही ज्यादा मुश्किलें होती है। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से इसको बचाना बहुत ही मुश्किल था। इस बारे में मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको सबमरीन से जुड़ी कुछ खास बातें बता देता हूँ। ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस पनडुब्बी को इस हाल तक लाने की वजह ओशन गेट के फाउंडर और सीईओ स्टॉकटन रश थे। बट ऐसा क्यों?
के इस टाइटन सबमरीन में कनेक्शन के लिए 2 खास तरीके के सिग्नल्स लगाए गए थे। इनमें से एक था 2 वे सिग्नल, जिसको इसलिए लगाया गया था ताकि सबमरीन के क्रू मेंबर और कंट्रोल रूम के बीच में बातचीत हो सके, एंड दूसरा था 1 वे कम्युनिकेशन सिस्टम। इसे सबमरीन में इमरजेंसी कम्युनिकेशन के तौर पर लगाया गया था, लेकिन पानी का दबाव ज्यादा होने की वजह से ये दोनों ही काम ना आ सके, बिकॉज जैसे कि मैंने बात की थी, ऊपर पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा था, अराउंड 5000 PSI। इस सबमरीन को हालांकि बहुत ही सुरक्षा के नजरिए से बनाया गया था, बहुत अच्छी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की गई थी। इसमें एक खिड़की भी लगी हुई थी, जिससे जो लोग अंदर बैठे हुए हैं वो बाहर का नजारा देख सके। साथ ही कैमरे भी फिट किए गए थे, जिससे व्यू और अच्छा मिल सके। इसके अंदर की बात करें तो भाई इसमें आराम से बैठने की बहुत अच्छी फैसिलिटी दी गई थी, लेकिन इसमें सिर्फ 5 ही लोग बैठ सकते थे। साथ ही इसमें टॉयलेट की भी व्यवस्था थी, लेकिन इसको बनाने में सिर्फ एक ही बहुत बड़ी गलती हुई, जिसकी वजह से 5 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। दरअसल टाइटन को कुछ अलग और बेहतर बनाने के लिए स्टॉकटन रश ने कुछ रूल्स फॉलो नहीं किए थे। जहां सबमरीन को स्टील से बनाया जाता है, वहीं इन्होंने सबमरीन में एविएशन ग्रेड कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया है। उनका दावा था ये बहुत ही कमाल करेगा, और वो कुछ अलग करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। बट इस बार ये सबमरीन ओशन में जो दबाव होता है भारी, उसको बर्दाश्त ना कर पाई, और पानी के दबाव की वजह से इस पर बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ा। एक्सपर्ट्स का हालांकि ऐसा भी मानना है कि हो सकता है पानी के दबाव की वजह से इसको नुकसान ना पहुंचा हो, बल्कि ये अंधेरे की वजह से किसी बड़े से पत्थर से टकरा गई हो, इसी वजह से इसके टुकड़े टुकड़े हो गए। तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इसको बनाने में जो कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया गया था, वो अपने आप में एक मेजर मिस्टेक है। साथ ही एक रीजन ये भी सामने निकल के आ रहा है कि सबमरीन को पानी में जब उतारा गया तो इसमें पहले से कुछ दरारें थी, और इन सब चीजों को देखते हुए एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि जब इस पे दबाव पड़ा होगा तो मात्र 0.3 सेकंड्स में ये पूरी तरह से तबाह हो गई होगी, और उसमें जो मौजूद लोग थे उनको अपनी मौत की कानो कान खबर भी नहीं हुई होगी, कुछ मौका ही नहीं मिला होगा किसी को। वेल दोस्तों, जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। हमने आपको सब कुछ बताया, टाइटन सबमरीन में क्या क्या फैसिलिटीज थी, जो ये हादसा हुआ वो किस वजहों से हो सकता है। आपकी इस पर क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी करना। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।